दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। तू मेरी बहू नहीं बेटी है का दूसरा भाग। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जब रुचि खाली होती मन में चलता अंतर्द्वंद उसको घेर लेता था। पता नहीं क्यों उसके हृदय में बार बार नम्रता के शब्द गूंज उठे थे। दामाद की सांस बनने में तथा बहू की सांस बनने में अंतर होता है। असली सांस तो तुम आज बन रही हो। सच उसके एक छोटे से वाक्य में ही जीवन का सारा निचोड़ समा गया था। क्या यह सच नहीं है कि बेटी दामाद जब घर आते हैं तो वही स्त्री जो सांस के रूप में बहू के नाजुक कंधों पर सारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मुक्ति पाना चाहती है, वही माँ के रूप में बेटी का एक एक काम कर खुशी से फूली नहीं समाती। दामाद को मेहमान का दर्जा प्रदान कर उसे पानी का गिलास भी नहीं रखने दिया जाता। वो कितना भी करे उसमें सदा कमी ही दिखाई देती है, जबकि बेटी जरा सा भी कुछ कर दे तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। क्या केवल इसीलिए कि बहू पराए घर से आई है? पराया तो दामाद भी है, लेकिन उसके सम्मान में जमीन आसमान एक कर दिया जाता है, जबकि कल की ब्याही बहू से आशा की जाती है कि वह घर में प्रवेश करते ही घर के प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करे। यह कहाँ का न्याय है? रुचि ने मन ही मन प्रण किया कि वह बहू को भी बेटी जैसा ही प्यार और सम्मान देगी, कभी बेवजह रोक टोक नहीं करेगी। जब उनकी बेटी तरह तरह की वेशभूषा पहनती है तब उन्हें बुरा नहीं लगा तो बहू को पहनने से क्यों रोके। नवीन और रिया गोवा से लौट आए थे। वे दोनों उनके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए थे। उनका एक सूटकेस उपहारों से भरा था। उसके तथा दादी के लिए साड़ी, सुरेंद्र के लिए सूट का कपड़ा और भी न जाने कितने छोटे छोटे उपहार। एक दिन अवसर पाकर रिया मोबाइल में उसे फोटो दिखाने लगी। मॉम देखो, यह गोवा का मशहूर बीच है, यह गिरजाघर है। प्रत्येक दर्शनीय स्थल के अनेक फोटोग्राफ थे। किसी में वह नवीन के हाथों में हाथ डाले घूम रही थी, तो किसी में एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो किसी में अपने होटल के रूम के बाथटब में ही एक साथ घुसे अर्थ खेलियां कर रहे थे। समुद्र के बीच पर स्विमिंग ड्रेस में रिया को सूर्य स्नान करते देखकर रुचि की आंखें ठंगी सी रह गई थी। उसका तरासा हुआ शरीर देखकर मन गर्व से भर उठा। सच, जिसके पास दिखाने के लिए कुछ होगा वही तो दिखाएगा। किसी अभिनेत्री के कहे शब्द जहन में गूंज उठे थे, लेकिन इस समय 20वीं सदी की सांस 21वीं सदी की सांस पर हावी होकर कह ही गए कि यह फोटोग्राफ अपने डैड को मत दिखाना, उनको इतना खुलापन पसंद नहीं है। उसकी नसीहत सुनकर रिया का चेहरा बुझ गया था। फोटो दिखाने का सारा उत्साह एक क्षण में समाप्त हो गया था तथा बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में चली गई। रुचि के मन में अपने हनीमून के दृश्य चलचित्र की भांति घूमने लगे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए उन्होंने भी अपने अंतरंग क्षणों के कुछ फोटो अपने ऑटोमेटिक कैमरे से खींचे थे, लेकिन सुरेंद्र ने उन्हें एल्बम में लगाने ही नहीं दिया था। उनके अनुसार जीवन के कुछ क्षण नितांत अपने होते हैं, जिन्हें किसी के साथ भी शेयर करना अपनी गोपनीयता में अनधिकृत प्रवेश दिया है। जो उन्हें पसंद नहीं था वह बोलते भी बहुत ही कम है। उनकी ही आदत नवीन ने पाई है, और तो और माँ जी के कठोर अनुशासन में रहकर वह भी अपना चुलबुलापन खो बैठी है। उसे याद आया वह पल जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी।
वह अपने साथ कुछ स्लीवलेस ब्लाउज, नाइटी और सलवार कुर्ते लाई थी, किंतु सुरेंद्र को घर में माँ पिताजी के सामने इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं था। यद्यपि बाहर कहीं घूमने जाते तो उन्हें ऐतराज नहीं होता था, लेकिन वह क्षण उनके जीवन में हनीमून के अलावा कभी आया ही नहीं था। घर परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझे कि कहीं निकलना ही नहीं हो पाया तथा वे कपड़े बक्से में ही बंद पड़े रह गए। बाबूजी के महाप्रयाण के पश्चात अम्मा जी के सदा साथ रहने के कारण उसने सोचना भी बंद कर दिया था। कभी कभी रुचि को लगता था कि पुरुष के दो रूप होते हैं। बाहर वह पत्नी को सर्वगुण संपन्न सहचरी के रूप में देखना चाहता है, जो उसके तथा उसके मित्रों के साथ राजनीति से लेकर सामाजिक विषयों पर भी अपने विचार बखूबी रख सके। आवश्यकता पड़ने पर कॉकटेल पार्टियों में भी सम्मिलित होकर अपने आधुनिक होने का प्रमाण दे सके और वही घर में उसके अपने माँ पिताजी के सामने सिर पर पल्ला रखकर आज्ञाकारिणी बहू बनकर उनकी प्रत्येक इच्छा को बिना किसी नानुकुर के सिर झुकाकर पूरा करती रहे। उसने दोनों ही रूपों को निभाने की चेष्टा की थी, लेकिन चक्की के दो पार्टों में पिसती हुई वह अपना व्यक्तित्व ही गवा बैठी थी। भूल गई थी कि कभी उसकी अपनी भी कुछ रुचियां अभिरुचियां थी। उसने भी कभी ऐसे संसार की कल्पना की थी जो सिर्फ उसका अपना हो, जहां वह अपनी इच्छानुसार रह सके, लेकिन उससे सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य मिले, अधिकार कभी मिले ही नहीं। उसका पूरा जीवन समझौता करते करते ही बीत गया। बहू के आने पर उसने सोचा था कि वह अपनी कुछ दमित इच्छाओं को पूरा कर पाएगी। वह भी माँ जी की तरह एक ही जगह बैठे बैठे किसी को तो अधिकार युक्त शब्दों में आदेश दे पाएगी, कभी तो वह भी किसी के हाथ की बनी एक प्याला चाय आराम से पी पाएगी। किंतु पिछले कुछ दिनों के रिया के व्यवहार ने उसे बता दिया था कि अगर घर में शांति रखनी है तो उसे ही समझौता करना होगा। जब वह पति के साथ, सास के साथ समझौता कर सकती है तो बहू के साथ क्यों नहीं? वह भी तो अब इस घर की सदस्य है। उसके पुत्र के लिए अपने पिता का घर छोड़कर आई है, फिर उसके मन में उसके प्रति दुर्भावना क्यों आ रही है? उसने मन में अनाधिकृत प्रवेश करते विचारों को झटक दिया था। नई नवेली दुल्हन के प्रति अचानक ही उसके मन में प्यार उमड़ आया था। रुचि सुबह उठकर माँ जी के पैर छूकर मुड़ी ही थी कि रिया ने पूछा, मॉम, आप रोज सुबह सुबह ग्रैंड मॉम के पैर क्यों छूती है? बेटा, जिस तरह तुम लोग गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, वैसे ही हम लोग बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। नवीन पापा जी और मैं तो रोज पैर नहीं छूते, फिर क्या उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं रहेगा? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं बेटी, मेरा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ है। यह तो हमारी परंपरा है कि घर की बहू सुबह उठकर बड़ों के पैर छूकर घर का काम प्रारंभ करती है। तू भी अपने सास ससुर के पैर छुएगी तो सदा सुखी रहेगी। अम्मा जी ने गर्व से कहा था। ग्रैंड मॉम, पाश्चात्य देशों में पैर छूने की प्रथा नहीं है तो क्या वहाँ के लोग सुखी और संपन्न नहीं है? मॉम की तो कमर में दर्द रहता है, डॉक्टर ने उन्हें झुकने से भी मना किया है, फिर क्या वह रोज आपके पैर छूकर अपनी बीमारी को बढ़ा नहीं रही है? अम्मा, पैर छूने से न कोई सुखी संपन्न होता है और न ही किसी के मान सम्मान में वृद्धि होती है। जरा सोचिए तो, अगर किसी के घर कोई बुजुर्ग हो तो उनका कितना समय तो पैर छूने में ही निकल जाएगा।
यह सब बेकार की बातें हैं जिनमें हम अपना समय नष्ट करते हैं। बेटा, यह तो अपने अपने सोचने की बात है। हो सकता है जिसे तुम अच्छा कह रही वह यहाँ के परिवेश के उपयुक्त न हो। बात आगे बढ़ती इससे पहले ही रुचि ने कहकर व्यर्थ के टकराव को रोक दिया था, लेकिन उसे अच्छा लगा था कि रिया ने उसके कमर दर्द की ओर ध्यान दिया था। स्लीप डिस्क का दर्द उसे कई वर्षों से था। ज़्यादा दर्द होने पर वह कमर में बेल्ट का उपयोग भी करती थी। डॉक्टर ने झुककर काम करने के लिए मना किया था, लेकिन घर के काम ही ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी कभी कभी न झुकना पड़ ही जाता था। लेकिन घर में किसी ने पहली बार दर्द रहने पर इस तरह झुकने के लिए मना किया था। माँ जी रिया की बात सुनकर चुप रह गई थी। शायद नई पीढ़ी को अपने तर्कों द्वारा समझाने की असमर्थता उन्हें दस दे गई थी, लेकिन रुचि के कथन ने उनका मान रख लिया था। अभी वह उस हादसे से उभर भी नहीं पाई थी कि एक छुट्टी के दिन माँ जी को पूजा करते देखकर वह उनके सामने पालती मारकर बैठ गई तथा बोली, माँ जी, आप घंटा घंटा भर इनके सामने बैठकर हाथ में माला लेकर क्या करती रहती हो? अर्धनंगी पोशाक में घर की बहू बेटियां अच्छी नहीं लगती। जा पहले नहा धोकर ढंग के कपड़े पहन कर आ, तब मैं बताऊंगी। माँ जी ने उसकी ड्रेस को देखकर मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, आपकी ये देवियाँ तो मुझसे भी कम कपड़े पहने हैं, इन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। रिया ने माँ जी के सामने रखी एक धार्मिक पुस्तक में शिव जी की समाधि को भंग करने का प्रयास करती अप्सराओं को इंगित करते हुए कहा, माँ जी, कपड़े वही पहनने चाहिए जो शरीर को आराम दे। अब गर्मी में 5 गज की साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाएगी। माँ जी की ओर से कोई उत्तर न पाकर वह पुनः बोली, बहस करना तो कोई तुम लोगों से सीखे। तुम क्या औरों से अलग हो? जब दूसरी लड़कियां पहन सकती है तो तुम क्यों नहीं? अम्मा जी ने तीखी आवाज़ में कहा था। अम्मा जी की तीखी आवाज़ सुनकर बहस कहीं कटुता का रूप न ले ले सोचकर रुचि ने रिया को आवाज़ देकर बुला लिया था। ऐसा नहीं था कि रिया साड़ी नहीं पहनती थी। साड़ी उसकी प्रिय पोशाकों में से एक थी। वह नवीन के साथ उसके मित्रों द्वारा दी गई पार्टी या विवाह इत्यादि में जाती तो साड़ी ही पहनना पसंद करती थी, लेकिन काम पर जाने के लिए वह अन्य ड्रेस ही उपयुक्त मानती थी, क्योंकि वे साड़ी की तुलना में ज़्यादा आरामदेह थी तथा उन्हें पहनने और सहेजने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अम्मा पता नहीं क्यों तिल का ताड़ बना लेती है। अरे बच्चे हैं, जो चाहे पहने, जो चाहे करे, उन्हें उनसे क्या मतलब है? उनका जमाना गया जब बहुएं सिर ढक कर रहा करती थी। और फिर या तो विदेश में पली बड़ी है, आधुनिक परिवेश की है, कुछ तो असर वहाँ की संस्कृति का आएगा ही। यह सब तो उसे घर की बहू बनाने से पहले सोचना था। तुम भी सुन लो, यदि तुम भी स्वयं को नहीं बदल पाई, जमाने के साथ नहीं चल सकी, तो तुम स्वयं भी दुखी रहोगी और बच्चों को भी दुखी रखोगी। रात में सोते हुए सुरेंद्र ने सीख दी थी। शायद उन्होंने भी अम्मा जी की बातें सुन ली थी। उसे स्वयं सुरेंद्र की बात सुनकर आश्चर्य हुआ था। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि ये विचार उस आदमी के हैं जो अपनी माँ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनकर आग बबूला हो उठता था, जिसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। उसके प्यार का, उसकी इच्छाओं का गला घोटते हुए जब तब कह उठता था, किसी इंसान की माँ तो एक ही होती है, जबकि पत्नी तो कई हो सकती है। माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है।
वह तो ताउम्र अपना धर्म निभाती आई थी, लेकिन क्या माँ जी ने अपना धर्म निभाया था? उन्हें तो सदा इसी बात से खुशी मिलती थी कि वह दुखी रहे। इसके लिए वह सदा उसके कार्यों में मीन मेघ निकाल कर राई का पर्वत बनाने से नहीं चूकती थी। और सुरेंद्र भी उनकी बात को सही मानकर उसी से ही बुरा भला कहते रहते थे। और भले ही रात के अंधेरे में दिन में कहीं बातें बेईमानी हो जाती हो या कभी स्वयं को अपराधी महसूस करके क्षमा भी मांग लेते हो, लेकिन दिल को चीरकर घायल करती बातों को क्या सहज ही भुला जा सकता है? काश यह बात वह पहले समझ पाते तो आधे से ज़्यादा जीवन निराशा में न बीतता। यह सच है कि माँ माँ है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन पुरुष यह क्यों नहीं समझ पाता कि माँ रूपी स्त्री का यदि वह अंश है तो पत्नी रूपी स्त्री भी उस पर अपना तन मन अर्पण कर उसे सुख और संतोष देती है। माँ रूपी स्त्री उसका बचपन सहती है, उसे संस्कार देती है, तो पत्नी रूपी स्त्री भी उसकी यौवन अवस्था में बुढ़ापे तक साथ देते हुए अपना खून और पसीना बहाकर साथ निभाती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। उसका घर बसाने के लिए अपने जन्म के माता पिता को छोड़कर उसके माता पिता को अपना मानकर पति गृह में प्रवेश करती है। उनका प्यार पाना चाहती है, कुछ अधिकार चाहती है, तो बिना उसकी इच्छा जाने उसके हिस्से में रिश्तों में बंधे कर्तव्य ही कर्तव्य डाल दे जाते हैं। जब तक रिश्तों के अर्थ समझ में आते हैं तब तक आधी जिंदगी बीत जाती है। समय गुजर रहा था और वह नई और पुरानी पीढ़ी में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही थी कि एक दिन सुबह सोकर नित्य की तरह किचन में जा रही थी कि लिविंग रूम की दीवार पर हैप्पी मदर्स डे का बैनर देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कमरा गुब्बारों से सजा था। अभी वह कुछ कहती या पूछती कि सामने से रिया और नवीन ने आकर उसके हाथ में सुंदर गुलदस्ते के साथ गिफ्ट पैक पकड़ाया। पैकेट पर चिपकाए कागज पर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा था, यू आर द बेस्ट एंड लवली मदर ऑफ दिस यूनिवर्स, वी बोथ प्राउड ऑफ यू। आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। पता नहीं प्रकृति का यह कैसा नियम है कि खुशी हो या गम, यह आंसू पीछा नहीं छोड़ते हैं। भावनाओं पर काबू पाते हुए उसने पूछा, तुम दोनों अम्मा जी के लिए भी कुछ लाए हो? उनका दर्जा मुझसे पहले है, वह हम सबकी माँ है। हाँ मम, आपको सरप्राइज देना था इसीलिए कुछ नहीं बताया। डैड को पता है यह दादी अम्मा का उपहार है। नवीन ने उसके हाथ में एक अन्य गिफ्ट पैक देते हुए कहा, चलो उनके कमरे में जाकर उन्हें विश करते हैं। रुचि के कहने पर अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि देखा सामने अम्मा जी खड़ी है। शायद सबकी आवाज़ सुनकर वह बाहर आ गई थी। उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। उनके हाथ में उपहार देने के पश्चात जब रुचि उनके पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए गदगद स्वर में कहा, बस बेटी बस, मेरा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ हमेशा ही है। तू भी अब पैर छूना छोड़कर रिया की तरह बस गुड मॉर्निंग ही कह दिया कर। आखिर कब तक बेमतलब की परंपराओं में उलझी रहेगी? बहू के रूप में तू मेरी बेटी ही है। जितनी सेवा तूने मेरी की है उतनी तो मेरी कोक जाई अपनी बेटी भी नहीं करती। अम्मा जी के मुंह से अपने लिए बेटी सब सुनकर रुचि खुशी से भर उठी थी। इसी एक शब्द की ही तो उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। वह बेटी बनाने के लिए किचन में जाने के लिए मुड़ी तो रिया ने हाथ पकड़कर उसे सोफे पर
बैठाते हुए कहा, मॉम आज मदर्स डे है, माँ को समर्पित है आज का दिन। आज आप कोई काम नहीं करेगी, आप हमारी माँ हैं। पूरे साल आप हमारी देखभाल करती हैं, तो क्या एक दिन हम बच्चे आपका काम नहीं कर सकते? आज मैंने और नबी ने छुट्टी ले ली है, हम दोनों ही सारे काम करेंगे। लंच घर में करके शाम को बाहर घूमने जाएंगे तथा डिनर बाहर ही करेंगे। कहकर रिया किचन में जाने लगी। क्या मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आऊँ? आखिर मुझे भी मदर्स डे सेलिब्रेट करना है। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो अम्मा सोचेगी कि कैसा बेटा है मेरा, इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। रिया के पीछे पीछे नवीन को जाता देखकर सुरेंद्र ने अम्मा जी की ओर देखते हुए स्वभाव के विपरीत मजाकिया स्वर में कहा, डैडी चाय हम बना लेंगे, सर्व आप कर दीजिएगा। अंदर से रिया का चुलबुला स्वर आया था, काश वक्त यही ठहर जाए। कौन कहता है कि पाश्चात्य देशों में प्यार और लगाव नहीं है? प्रेम तो इंसानी रिश्तों का वह जज्बा है जिससे मिलकर दो शरीर एक जान हो जाते हैं। घर प्रसन्नता और खुशियों से भर उठता है। भले ही पाश्चात्य संस्कृति में कुछ बुराइयां हो, लेकिन अच्छाइयाँ भी तो है। अच्छाइयों को अपनाने में तो कोई बुराई नहीं है। इस पराई लड़की ने उसे इस क्षण इतना सुख दे दिया है जितना कि उसके अपने जिंदगी भर नहीं दे पाए। अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, अनुशासन और अपने द्वारा निर्मित नियमों के खोखले दम में बंधा परिवार सह जीवन जीना ही भूल गया था। उसे याद है विवाह के पश्चात पहली बार जब सुरेंद्र की बर्थडे पड़ी तो उसने बड़े मन से केक बनाया था तथा देने के लिए उपहार भी खरीदा था। जब माँ जी को पता चला तो वह यह कहकर उस पर खूब बिगड़ी थी कि कुछ करने से पहले पूछ तो लिया करो। हमारे यहाँ किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। वैसे भी क्या फ़ायदा जन्मदिन मनाने से? प्रत्येक जन्मदिन यही एहसास दिला जाता है कि जीवन का एक वर्ष और कम हो गया है। बात भले ही कड़वी थी लेकिन सच ही तो थी। वैसे भी अच्छाई बुराई देखने वाले की आंखों में निहित होती है। यह सच है कि प्रत्येक जन्मदिन जीवन का एक वर्ष कम होने का एहसास करा जाता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस दिन हम आयु की निर्धारित सीमा का एक वर्ष पूरा कर नव उत्साह और नव आकांक्षाओं के साथ जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर अतीत पर दृष्टिपात करते हुए भविष्य का ताना बाना बुनने का प्रयास करते हैं। शायद जीवन के इस विशिष्ट दिन को विशिष्ट तरीके से मनाकर रोजमर्रा की जिंदगी से अलसाए मन को संजीवनी देना चाहते हैं। जीवन की नीरस दिनचर्या से मुक्ति पाने का कोई न कोई साधन तो इंसान के पास होना चाहिए। तभी तो इंसान इन अवसरों की आड़ लेकर कुछ न कुछ हंगामा करने से नहीं हिचकता। अगर जीवन में यह कुछ विशेष दिन न हो तो जीवन ही निराश हो जाए। बाद में पता चला कि सुरेंद्र के बड़े भाई का पहला जन्मदिन माँ जी ने खूब जोर शोर से मनाने का प्रारंभ किया था, लेकिन अचानक उन्हें न जाने क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही 8-10 उल्टियाँ हुई और वह चल बसे। तब से माँ जी ने न किसी का जन्मदिन मनाया और न ही मनाने दिया। बचपन में नवीन और रिया अपने दोस्तों की देखा देखी जन्मदिन मनाने की बहुत जिद किया करते थे। जन्मदिन मनाने के माँ जी के पूर्व ग्रह के कारण वह किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत करने का प्रयास करती थी, या फिर किसी अन्य दिन उन्हें कपड़े दिलवाकर खाना खिला देती थी। बड़े होने पर पैसे दे देती थी। वे बाहर ही अपने दोस्तों को पार्टी देकर जन्मदिन मना लेते थे, लेकिन उन्हें चेतावनी दे दी जाती थी कि दादी अम्मा को पता न चले, वरना भूचाल आते
देर नहीं लगेगी। छिप छिप कर मनाई गई खुशी खुशी नहीं कहलाती, महज औपचारिकता बन जाती है। सच कहे तो प्रिया और नवीन के विवाह के अतिरिक्त इस घर में कभी खुशियां मनाई ही नहीं गई थी। मॉम, चाय कितनी शक्कर लेंगी आप चाय में? रिया ने पूछा तो वह अति से वर्तमान में आई। देखा सुघड़ गृहिणी की तरह रिया उससे चाय में शक्कर पूछ रही है। आदतानुसार रुचि ने उठते हुए कहा, लाओ बेटा, मैं संग डाल लूँगी। मॉम, याद नहीं है आज आपको आराम करना है? इसके अलावा कुछ नहीं, बस इतना बता दीजिए कि चाय में आप कितनी शक्कर लेंगी? रिया ने अधिकार युक्त शब्दों में कहा और उसके निर्देशानुसार चाय में आधा चम्मच चीनी डालकर कप उसे पकड़ा दिया था। सुबह के नाश्ते के लिए रिया को किचन में जाते हुए देखकर रुचि सोच रही थी कि अगर सारे पूर्वाग्रह त्याग दिए जाए, ब्याह के बंधन और रोक टोक न लगाई जाए तो कोई कारण नहीं कि बहू बेटी न बन पाए। आखिर नए रिश्ते, नए परिवेश, नए रीति रिवाजों को अपनाने में समय तो लगता ही है। धीरज रखकर तथा प्यार और सम्मान देकर ही किसी को अपना बनाया जा सकता है। अच्छा तो यही है कि संबंधों में बनने से पूर्व भी सबको अपने अपने रिश्तों के दायरे का पता हो, जिससे व्यक्ति दायरे के अंदर रहकर ही अपने कर्तव्य और अधिकारों का पालन कर सके। कोई न किसी के अधिकार का अतिक्रमण करे और न ही किसी को बेमतलब के कर्तव्य के चक्रव्यूह में फांसकर पंगु बनाए। लेकिन क्या 21वीं सदी में भी ऐसा हो पाएगा? दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।